यह सब क्रांति हमने की। मनरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। फूड सिक्योरिटी ने, मैं पहले ही कहा, वो भी कांग्रेस ने। और महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है। इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ा काम करना है और मैं चंद बातें आपको बोलता हूं, क्योंकि उतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की। वो एक आपके नोटिस को लाता हूं। 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट क्या थी? सिर्फ 18% थी और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में। क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको, क्या है बोलते वो हमेशा, वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा, सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग का। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। क्या रेणुका चौधरी जी नहीं है क्या? भाग गए? चलो हो गए, जाने दो। तो फीमेल लिटरेसी क्या था? 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है और शेड्यूल कास्ट के लोग
उनका लिटरेसी रेट क्या था? आजादी के पहले 10% था और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया। ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रेवंत रेड्डी जी को टाइम मिला तो ये सबको नहीं मिला, ये सबको आप बताना होगा कितने लोग पहले मरते थे, कितने रहते थे। इसमें हमारा पूरा प्राइमरी स्कूल कितने थे, हाई स्कूल कितने थे, कॉलेज कितने थे, और पहले किसानों को दाम कितना मिलता था, हम आने के बाद कितना, एनडीए का कितना, हमारे यूपीए का कितना, ये पूरा है। आप अच्छा पढ़ो, जाकर केसीआर को बोलो। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग काम करते हैं वो करते ही रहते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स में आके 56-57 साल हो गए। मैं एमएलए एमपी बन के 52 साल हो गए। मैं हमेशा इलेक्शन जीतते आया। ये परसों एक ही इलेक्शन में हारा। 12 इलेक्शन में मैं 11 इलेक्शन जीता। एक मोदी जी मेरे पीछे लगे थे, लेकिन मैं नहीं डरता। लेकिन जब अंदर के लोग ही जरा धोखा देते हैं तभी मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए इस मंच पे बैठे हुए सभी से विनती करता हूं, जो कुछ करना है मिलके करो, जरूर हम जीतेंगे। एक दूसरे के पैर खींचने से सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना के लोगों को होगा, क्योंकि इतना करप्ट गवर्नमेंट, इतना सभी को लेके चलने वाले नहीं है, सिर्फ पैसे के बलबूते पे। और कहीं तो आप सुने हैं कि कांग्रेस के लोग 27 लोग चुन के आए थे, उनको मेजॉरिटी थी यहां पर। फिर क्यों भाई एक 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 करके लिए? क्या तुम्हारे उसूलों को मान के आए क्या? क्या आपके उसूलों को मान के? आपके उसूल कौन से हैं? हमारी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हमारे लोग तो देश के एकता के लिए जान दिए हैं। इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश के एकता के लिए, राजीव गांधी एकता के लिए अपनी जान दी, और आज राहुल गांधी जनता के साथ, जनता के लिए जब पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से। अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो डरे नहीं। वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, माना डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला आदमी। ऐसे नेता हमारे पास है। और बाकी के लोग कुछ काम किए बिना हवा में आए, सब लोग हमने बना हुआ दिया उनको, वो लेकर बैठे हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। तो इसलिए भाइयों, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये 12 जो डिक्लेरेशन है फिर एक बार मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ के दिया है और इसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बोला था। तो ये 12 पॉइंट आपको करके देंगे। और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, फिर वो दूसरे हमारे जो मीटिंग होगी उसमें सबको बताएंगे। ये तो यहाँ पर एससी एसटी का डिक्लेरेशन था तो हमने ये काम किया। तो इतना बड़ा काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं और एक बधाई भी देता हूं हमारे
नरसिम्हा जी को, तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने और सभी लोग एक साथ है। यहाँ पर बहुत से दूसरे लोग भी हैं, सभी वंशी भी बने, राजू भी बने, सब लोगों को लेके गए हम। बाकी अभी आने वाले भी है, इतना ही नहीं और लिस्ट आने वाला है, उसमें भी एक दो कहीं एडजस्ट होने वाले हैं। वो उस वक्त ही मालूम होता है, अब नहीं बोलते हम आपको। अरे तुम ऐसा ही बोलते, पहले एक आदमी थे तुम वर्किंग कमेटी में, मैं 6 दिया हूं इस बार, 6 दिए। अरे तुमको मिला नहीं मिला, नहीं तुम्हारे को मिला नहीं मिला बात, लेकिन एक ही आदमी वर्किंग कमेटी में था। मैं आने के बाद 6 बैकवर्ड क्लास को दिया, 6 शेड्यूल कास्ट को दिया और 4 एसटी को दिया। ये कब हुआ था? 66% महिला। इसीलिए जरा धैर्य रखो भाई, संभालो। जब दूसरों को तो मिल रहा है तो शांति रखो, जब तुमको भी आएगा एक वक्त तो। लेकिन ये तो किया, इसलिए धन्यवाद बोलो कांग्रेस का, मैडम का, राहुल का। तो इसीलिए ये जो काम आज हो रहे हैं सबके लिए हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत बन रही है। हर जगह मैं खुद जा रहा हूं, मैं राजस्थान गया था, छत्तीसगढ़ गया था, मध्य प्रदेश गया था, आज तेलंगाना आया हूं, फिर नेक्स्ट हर जगह माहौल देख रहा हूं, सभी लोग कांग्रेस 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 बोल रहे हैं। इसीलिए हमको आने वाले असेंबली इलेक्शन में केसीआर को हराना है और मोदी को दिल्ली के इलेक्शन में हराना है। तो ये सब काम करना आपका है, आप ये करेंगे ना? अरे हाथ उठाओ भाई जो करेंगे। अरे आखिरी में मैं लास्ट टाइम रेवंत रेड्डी कहीं अपने इसमें रखे थे, कहाँ वो? हाँ, गजल केसीआर के कॉन्स्टिट्यूंसी। अब देखो केसीआर के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए थे, वहाँ बहुत लोग थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर हमने एक चमत्कार दिखाया लोगों को, वैसा ही चमत्कार आपको करना है। सबके हाथ में मोबाइल है ना? ले हाथ में लो, देखो उड़ो नीरू को, सब उठाओ और लाइट लगाओ। निंद पड़ी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद शांति से सुनने के लिए। फिर हम मिलेंगे, ये चुनाव है, चुनाव में आते रहेंगे, फिर मिलते रहेंगे। आप सबको फिर एक बार नमस्कार। ఇప్పుడు గౌరవ శాసనసభ్యురాలు సీతక్క గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. చేవెళ్ళ గడ్డ మీద జరుగుతున్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్ సభకు అశేషంగా తరలి వచ్చినటువంటి మా అన్నలకు, మా తమ్ముళ్లకు, మా అక్కలకు, మా చెల్లెలకు, మా పత్రికా మీడియా సోదరులకు పేరు పేరున
నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క డిక్లరేషన్ కు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అతిరథ మహారాజులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. జై భీమ్, జై భీమ్, జై కొమరం భీమ్, జై సేవాలాల్ మహారాజ్. ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ మేము దళితులకు, గిరిజనులకు ఏదేదో చేసినాం, ఏదేదో ఇస్తున్నామని దానం ఇచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. కానీ అణచబడ్డ బిడ్డలకు ఆత్మ గౌరవాన్ని, హక్కులను కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అది భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడ్డటువంటి హక్కుల ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అణచబడ్డ బిడ్డ ద్వారా ఈ యొక్క అణగారిన వర్గాలకు ఎలాంటి హక్కులు ఉండాలో బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ద్వారా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి హక్కులను కల్పించినటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చినటువంటి హక్కులను ఈ రోజు మేము అనుభవిస్తున్నామంటే దానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఆయన మేధస్సు ఒక కారణమైతే మరి ఆమోదించి మరి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఆ యొక్క రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చినటువంటి హక్కులు నిలబడుతున్నాయంటే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు. దళిత గిరిజన సోదరులను నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ రావడం మూలంగానే నేను ఒక ఆదివాసీగా ఇవాళ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డా. అదేవిధంగా ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలలో కానీ, ఉపాధిలో కానీ, రాజకీయాలలో కానీ అన్ని రంగాలలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు అసమానతల నుంచి సమానత్వంలోకి రావడానికి కారణమైందే భారత రాజ్యాంగం. భారత రాజ్యాంగం ద్వారా పొందుపరిచినటువంటి రిజర్వేషన్ల ద్వారానే ఇవాళ మేము ఈ స్టేజ్ల మీదకి వచ్చి మాట్లాడగలుగుతున్నామనేటువంటి